हेलो बच्चों, मैं श्रीमती रितु अरोरा, नागरिक शास्त्र प्रवक्ता। आज हम लोग नागरिक शास्त्र खंड क का सेकंड चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बच्चों हम लोग पिछले 5 वीडियो से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मूल अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए थे, ठीक उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व राज्यों को निर्देश दिए गए। जैसे संविधान ने जो नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार संविधान ने राज्यों को कुछ निर्देश दिए हैं, तो उन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसमें शामिल नीति निर्देशक तत्व है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने केवल संविधान में राज्य के संगठन की व्यवस्था और अधिकार पत्र का ही विवेचन नहीं किया, बल्कि देश के शासकों का ध्यान उस ओर भी आकर्षित किया जिस ओर देश को ले जाने का प्रयत्न इन्हें करना है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य क्या था बच्चों? भारत को लोक कल्याणकारी राज्य में बदलना, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और लोक कल्याणकारी, लोक मतलब होता है जनता के कल्याण से संबंधित योजनाएं बनाना, ताकि देश में जनता का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ऐसे तत्वों को शामिल किया है जिन्हें यदि साकार रूप दे दिया जाए तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। तो ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की शायद सबसे अनोखी विशेषता है। और आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक संविधान लिया गया है। जिस प्रकार आयरलैंड में ये नीति निर्देशक तत्व थे, उसी को जब हमने अपने संविधान लिखा तो हमने कई देशों का अध्ययन किया था, कई देशों के संविधान का अध्ययन किया था, तो हमें आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व के बारे में पता चला और आयरलैंड के संविधान का अनुकरण कर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। ये क्या है बच्चों नीति निर्देशक तत्व? ये वे आदेश तथा निर्देश हैं, आदेश भी हैं और निर्देश भी हैं, जो संविधान ने सरकार को अपनी आर्थिक और सामाजिक नीति निर्धारण के लिए प्रदान किए हैं, लेकिन इनका अनुपालन करना सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों का पालन करना बाध्यकारी है, अगर कोई उसका पालन नहीं करता तो उसके पीछे कानूनी शक्ति है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है, यानी इसका अनुपालन करना बाध्यकारी नहीं है। इसके उद्देश्य और परिभाषाएं क्या हैं बच्चों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आशय राज्य के संचालन के लिए निर्देश से, यानी राज्य किस प्रकार अपनी नीतियों का संचालन करे, ये जो कोई भी निर्देश हैं उन्हें हम नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो ये तत्व राज्य के लिए आदर्श हैं और प्रशासन के मार्गदर्शन के रूप में हैं, यानी जो नीतियां बना रहा है, कार्यशैली बना रहा है, किस प्रकार की कार्यशैली बनाए, किस प्रकार के घोषणा पत्र तैयार करे, नैतिक आचार संहिता तैयार करे और प्रशासन के मार्गदर्शक के रूप में आए। इसकी परिभाषाओं के रूप में डॉक्टर जी.एन. जोशी के अनुसार नीति निर्देशक तत्व अधिकांश रूप से वैसे नैतिक उपदेश और आर्थिक सिद्धांत हैं जिनको लागू करने के लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं है। डॉक्टर एम.वी. पायली के शब्दों में नीति निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण की अभिवृद्धि करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। डॉक्टर एम.पी. शर्मा के अनुसार ये सिद्धांत उन लक्ष्यों को निर्देशित करते हैं जिनकी प्राप्ति के लिए विधायिका और कार्यपालिका को अपनी नीतियों का संचालन करना चाहिए। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा
देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक और नैतिक उत्थान हो सकता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य सही निर्देशन के अभाव में अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच पाता और कभी भी रास्ते में भटक सकता है, उसी प्रकार नीति निदेशक तत्वों के अभाव में कोई भी राज्य अपने उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग से भटक सकता है। इसलिए संविधान के अंतर्गत राज्य के शासन संचालन संबंधी निर्देशों को सम्मिलित किया गया। तो वास्तव में क्या है नीति निदेशक तत्व? नीति निदेशक तत्व वे नियम या सिद्धांत हैं जिन्हें संविधान सभा ने राज्य के शासन संचालन के लिए आवश्यक माना है। ये तत्व उन नैतिक सिद्धांतों की भांति हैं जिनका पालन करना या न करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है और कानून के द्वारा इन निर्देशों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार नीति निदेशक तत्व राज्यों के लिए आदेश हैं जो राज्यों को प्रदान किए गए हैं ताकि राज्य अपनी नीतियों का निर्धारण कर सकें और लोक कल्याणकारी नीतियों का निर्माण कर सकें। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी संविधान में किन किन नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों को संभवतः इस उद्देश्य से सम्मिलित किया गया है कि इनका स्वेच्छा से पालन करते हुए अधिकाधिक विकास और लोक कल्याणकारी कार्य किए जा सकें। ये सिद्धांत राज्य और नागरिकों के संबंध को सौहार्दपूर्ण बनाने में सहायक है। यद्यपि भारतीय संविधान में इन तत्वों की कोई वैधानिक बाध्यकारी शक्ति नहीं है। ये बच्चों बार बार बता रहे हैं कि इसके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है, लेकिन ये राज्यों के लिए एक स्वैच्छिक नीतियां हैं कि राज्य चाहें तो इन नीतियों के आधार पर देश का विकास करने से संबंधित नीतियां या योजनाएं बना सकते हैं। तो भारतीय संविधान में वर्णित राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित किए गए हैं। किस से किस तक बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया। तो हम लोग पहला पढ़ेंगे आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। भारतीय संविधान बनाने वालों का उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इस दृष्टि से अधिकांश नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्था की गई। आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निदेशक तत्व कौन कौन से हैं? पहला, आर्थिक सहायता की व्यवस्था करना। भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार बेकारी का अंत करके वृद्ध एवं सेवानिवृत्त लोगों को आर्थिक सहायता देने का पूरा प्रयास करेगा। दो बातें करेगा, एक बेरोजगारी का अंत करने का प्रयास करेगा और जो बूढ़े हो चुके हैं, जो अब कार्य करने में समर्थ नहीं हैं या जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं हैं, उनको भी पूरी आर्थिक सहायता देने का प्रयास करेगा। संपत्ति का समान वितरण, देश में जितनी संपत्ति है वो ऐसा ना हो कि बहुत अधिक विषम रूप से बटे, सम रूप से बटे, यानी सबको समान मिल सके, उसका समान भाग सबको मिल सके। तो देश में आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सरकार राष्ट्रीय आय के समान रूप से वितरित करने का प्रयास करेगी ताकि सबका समान विकास हो सके। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि देश में आय की असमानता को कम किया जा सके। उत्पादन के साधनों का समान वितरण,
उत्पादन के साधन कौन से होते हैं बच्चों? भूमि, श्रम, पूंजी, साहस, संगठन। ये 5 साधन मिलकर किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो राष्ट्र का यह कर्तव्य है कि वो उत्पादन के समस्त साधनों को एक ही स्थान पर केंद्रित न होने दे, सार्वजनिक हित को किसी प्रकार की हानि न पहुंचने दे तथा उत्पादन के समस्त साधनों के समुचित वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करे। यानी विकेंद्रीकरण सा एक ही जगह पर बहुत सारे उद्योग न लगा दे, बल्कि दूर दूर उद्योगों को लगाए, ताकि देश का विकास समान रूप से पूरे देश में हो सके, केवल एक क्षेत्र एक राज्य का विकास न हो सके। श्रमिकों को संरक्षण देने की भी व्यवस्था संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कही गई है कि श्रमिकों को उनके श्रम के अनुपात में पारिश्रमिक मतलब वेतन मिले, और स्त्रियों को प्रसूति अवकाश मिले, और सरकारी सहायता मिले। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। राज्य का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था करने की बात कही गई। लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने की बात भी कही गई है, ताकि देश का विकास हो सके। कुटीर उद्योग वो होते हैं, कुटीर होता है बच्चों घर का पर्यायवाची, तो वे उद्योग जो एक परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाए जाते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं, और बहुत थोड़ी सी पूंजी लगा करके परिवार के सदस्यों के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे टोकरी बुनना, जैसे चटाई बिनना, ये कुटीर उद्योग है। लघु उद्योग क्या है बच्चों? जो कुटीर उद्योग से बड़े होते हैं, 50 से 100 तक श्रमिक लगे होते हैं और 50 लाख तक की पूंजी लगी होती है, उन्हें हम लघु उद्योग कहते हैं। और एक देश का विकास तभी हो सकता है जब उसमें बड़े उद्योगों के साथ लघु और कुटीर उद्योगों का भी विकास संभव हो, क्योंकि तभी देश के सभी व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति संभव हो सकती है। कृषि का भी वैज्ञानिक ढंग से विकास करने की बात कही गई है। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। इस तत्व का उद्देश्य अधिक कृषि उत्पादक के माध्यम से कृषकों की स्थिति सुधार कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि वह किसी पर आश्रित न हो। निःशुल्क कानूनी सहायता देने की बात भी कही गई है। 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर यह व्यवस्था की गई है कि राज्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क कानूनी व्यवस्था प्रदान करे। पशुपालन के क्षेत्र में भी वांछित प्रयास करने का प्रयास किया गया है, ताकि गायों या अन्य दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारी जा सके और उनके वध को रोकने का प्रयास किया जा सके। औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों की भागीदारी 42वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर व्यवस्था की गई कि राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार से औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए। आय, सामाजिक स्तर और अवसरों के भेदभाव को कम करना, यानी सभी समुदायों को समान आय प्राप्त हो, सामाजिक स्तर हो, सुविधाएं मिलें, किसी प्रकार का कोई भेदभाव न किया जाए, इस दिशा में अभी भी संतोषजनक प्रगति नहीं है। सरकार के प्रयासों के साथ साथ जन सामान्य को सामाजिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा, ताकि अधिक से अधिक सामाजिक असमता को, सामाजिक भेदभाव को दूर किया जा सके। अब है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। इसमें पहला है जन स्वास्थ्य का विकास। संविधान के अनुच्छेद 47 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य को जन स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। इसके लिए राज्य को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे जन स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। 42वें संशोधन के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। दूसरा, नारियों का उत्थान। बच्चों, भारत में स्त्रियों की स्थिति आज भी शोचनीय है, तो स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की बात भी संविधान में कही गई है, ताकि उन्हें भी पुरुषों के समान वेतन, पुरुषों के समान पद प्राप्त करने का अधिकार हो, और प्रसूति काल में उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जाए। कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
राज्य की सभी नीतियों और कार्यों का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। अतः सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने कल्याण और विकास का अवसर दिया जाएगा। मद्य निषेध, मद्य निषेध समझते हैं बच्चों? मद्य मतलब होता है जो लोग मदिरा पान करते हैं, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, तो उसके लिए भी मद्य निषेध की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जानी चाहिए, ताकि जो निर्धन वर्ग है वो शराब इत्यादि पी करके, मदिरा इत्यादि पी करके, नशीले पदार्थ पी करके अपने जो भी उनका उत्पादन हो रहा है, जो भी उनको लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको बर्बाद ना करे, उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। अनुसूचित या पिछड़ी जातियों का उत्थान। पिछड़े लोगों की शैक्षिक उन्नति हेतु संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का पूरा प्रयास करेगा। और लास्ट है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। संविधान में 14 वर्ष तक के आयु के बालकों के लिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश दिया, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक कम से कम साक्षर अवश्य हो सके, तभी एक देश का विकास संभव हो सकता। तो इस प्रकार की नीतियां सरकार के द्वारा प्रदान की गई। आज हमने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत 2 नीतियों का अध्ययन किया, आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्वों का अध्ययन किया और सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्वों का अध्ययन किया। इसके पश्चात शासन सुधार संबंधी तत्व, संस्कृति विकास संबंधी तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व, इन 3 तत्वों का अध्ययन शेष है बच्चों, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज जितना बताया उसके आधार पर प्रश्न बच्चों। नीति निर्देशक तत्वों की 2 परिभाषाएं बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ स्पष्ट कीजिए और आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्वों को स्पष्ट करते हुए उनके तत्वों को बताइए। थैंक यू।